हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विद्यानगर में। दोस्तों, जैसे बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी विषय का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है। आज हम लोग क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिया। क्रिया क्या होता है? तो क्रिया से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। और क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। दोस्तों, जब इस धातु में जब हम लोग ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्रिया बन जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती हैं जिसमें कर्म पाया जाता है, और अकर्मक क्रिया वो क्रिया होती हैं जिसमें कर्म नहीं पाया जाता है, जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती है। अब सकर्मक क्रिया भी 2 होती है। एक होता है एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। एक होता है एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। चलिए दोस्तों, अभी नीचे हम लोग फिर इसका डिटेल से व्याख्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद बताए गए हैं। तो प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद बताए गए हैं। प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद बताए गए हैं? तो 8 भेद बताए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। ये कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला होता है सामान्य क्रिया। देखिए दोस्तों, प्रयोग व संरचना के आधार पर है, न कि कर्म के आधार पर है। तो सामान्य क्रिया हो जाएगा पहला सामान्य क्रिया। दूसरा है आपका संयुक्त क्रिया। तीसरा है दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया। चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। पांचवा है नाम धातु क्रिया। छठवां है कृदंत क्रिया। सातवां है सहायक क्रिया। और आठवां है सजातीय क्रिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सकर्मक क्रिया के भेद हैं। तो सकर्मक क्रिया के 2 भेद हैं। कितने हैं? 2 हैं। एक होता है एक कर्मक, दूसरा होता है द्विकर्मक। दोस्तों, एक कर्मक क्रिया वो क्रिया होता है जिसमें एक कर्म होगा। एक कर्मक क्रिया में कितने कर्म होगा? एक कर्मक क्रिया में एक कर्म होगा। द्विकर्मक क्रिया में 2 कर्म होगा। अच्छा, इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक कर्मक क्रिया का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक कर्मक का हम लोग उदाहरण देख रहे हैं। जैसे इसका हो जाएगा उदाहरण, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। तो दोस्तों, यहाँ देखिए
अध्यापक ने किसको पढ़ाया? अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। तो यहाँ एक कर्मक क्रिया है, छात्रों को। अध्यापक क्या है? अध्यापक यहाँ करता है, और छात्रों को यानी कर्म को लगता है, कर्म को यानी छात्रों को, यानी कि एक कर्मक क्रिया है, एक कर्मक क्रिया है यहाँ पर। अच्छा, द्विकर्मक क्रिया की हम लोग बात कर लेते हैं। तो द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होंगे, द्विकर्मक में दो कर्म होंगे, दो कर्म होंगे, दो कर्म होंगे। उदाहरण देख लेते हैं। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो अध्यापक क्या हो गए? कर्ता। छात्रों को एक कर्म हो गया। दूसरा किसको पढ़ाया? छात्रों को। और क्या पढ़ाया? हिंदी। हिंदी भी कर्म हो गया। दोस्तों, इस सकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं, एक होता है मुख्य कर्म और एक होता है गौण कर्म। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो क्रिया से ठीक पहले निर्जीव को विभक्ति रहित होता है, जो क्रिया से पहले, क्रिया पढ़ाना है, पढ़ाना से ठीक पहले रहेगा और निर्जीव रहेगा और को विभक्ति रहित रहेगा, को साथ में नहीं रहेगा, वो होता है मुख्य क्रिया। हिंदी क्या है? हिंदी यहाँ पर मुख्य क्रिया है, हिंदी यहाँ पर मुख्य क्रिया है। और छात्रों को यह क्या है? यह गौण क्रिया है। गौण क्रिया क्या होता है? तो मुख्य कर्म से यानी कि मुख्य कर्म से ठीक पहले होगा और सजीव होगा और को विभक्ति सहित होगा, और को विभक्ति सहित होगा। मुख्य क्रिया से ठीक पहले होगा, को विभक्ति सहित होगा और सजीव होगा। तो दोस्तों, सकर्मक क्रिया भी दो होते हैं, एक होता है एक कर्मक क्रिया, एक होता है द्विकर्मक क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया में एक कर्म होगा, द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होंगे। एक कर्म होता है मुख्य कर्म और एक होता है गौण कर्म। जो मुख्य कर्म होता है वह क्रिया से ठीक पहले होता है और निर्जीव होता है और को विभक्ति रहित होता है। जो गौण कर्म होता है वह मुख्य क्रिया से ठीक पहले होता है और सजीव होता है, को विभक्ति रहित होता है। इतना ध्यान रख के रहिएगा दोस्तों। जब इसमें पूछ ले कि छात्रों को रेखांकित चिन्ह में छात्रों को में कौन सी क्रिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुख्य, ये आपका गौण क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ बेटी से भोजन बनवाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक सेकेंड, पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। माँ बेटी से भोजन बनवाती है। तो इसका सही क्रिया क्या हो जाएगा? इसका सही क्रिया हो जाएगा नाम धातु क्रिया। माँ बेटी से भोजन बनवाती है, नहीं इसमें तो छूट गया है। माँ बेटी से भोजन बनवाती है, यहाँ पर दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया ऑप्शन में दे दिया इसको, इसके जगह पर आप लोग लिख दीजिए प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों, इसके जगह आप लोग लिख लीजिए प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। दोस्तों, माँ बेटी से भोजन बनवाती है, इसका सही उत्तर है प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन में पूर्वकालिक क्रिया मिस प्रिंटिंग हो गया है। दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? तो प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती हैं, इसमें दो कर्ता पाए जाते हैं, दो कर्ता पाई जाती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में कितने कर्ता पाए जाएंगे? दो। एक कर्ता जो होगा वो काम को करवाएगा, एक कार्य को करेगा, और एक कर्ता जो होगा, दो कर्ता होते हैं तो एक कर्ता कार्य को करेगा और दूसरा कर्ता जो होता है वो कार्य को करवाता है। जो दूसरा कर्ता होता है, देखिए एक कर्ता जो होता है इसमें दो कर्ता होते हैं। कितने कर्ता होते हैं? दो कर्ता होते हैं। तो इसमें इसका एक कर्ता जो होता है वो कार्य करेगा, एक कर्ता कार्य करेगा और दूसरा कर्ता जो होता है वो कार्य करवाता है। जैसे
इसी उदाहरण में देख लीजिए, माँ बेटी से भोजन बनवाती थी। इसके दो कर्ता हैं, एक हो गई माँ, एक हो गई बेटी। दोस्तों, माँ बेटी से क्या बनवा रही है? भोजन बनवाती है। और बेटी क्या करती है? भोजन बनाती है। यानी कि एक कार्य को करेगा और दूसरा कार्य को करवाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये पूर्वकालिक क्रिया न होकर के यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया इसका सही उत्तर है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए यहाँ पर माँ जो होती है प्रेरणा देने वाला काम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि माँ बेटी से भोजन बनवा रही हैं, यानी कि ये क्या कर रही हैं? ये प्रेरणा दे रही हैं। प्रेरणार्थक क्रिया क्यों है? क्योंकि यह प्रेरणा देने का कार्य कर रही हैं, प्रेरणा देने का कार्य कर रही हैं, देने का कार्य कर रही हैं। और बेटी क्या करती है? बेटी भोजन बनाती है, यानी कि कार्य करने वाली होती है, कार्य करने वाली होती है, कार्य करने वाली होती है। दोस्तों, एक बार हम लोग शुरू से देख लेते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया वे क्रिया होते हैं जिसमें दो कर्ता पाए जाएंगे। एक कार्य को करवाएगा, दूसरा कार्य को करेगा। जो कार्य को करवाएगा वो प्रेरणा देने वाली होती हैं। जैसे माँ यहाँ कार्य को करवा रही है, यानी कि ये प्रेरणा देने का कार्य कर रही है। और बेटी भोजन बनाती है तो वह कार्य करने वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने पाठ पढ़ लिया। आपने पाठ पढ़ लिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त क्रिया। दोस्तों, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं ना कि प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया 8 प्रकार के होते हैं। तो उसी में से एक संयुक्त क्रिया होती है। एक संयुक्त क्रिया, आपने पाठ पढ़ लिया। आपने पाठ पढ़ लिया कैसा क्रिया है? यह पढ़ लिया कैसी क्रिया है? पढ़ लिया कैसी क्रिया है? एक मिनट। आपने पाठ पढ़ लिया, यानी कि पढ़ लिया कैसी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। क्यों? देखिए, एक पढ़ना भी एक क्रिया है और लेना भी क्रिया है, यानी कि पढ़ लिया। इसमें दो क्रियापद हैं, एक पढ़ना क्रियापद है और एक लेना क्रियापद है, यानी कि पढ़ लिया। इसमें कितने क्रियापद हैं? तो इसमें दो क्रियापद हैं। एक क्रियापद है पढ़ना, और एक क्रिया होता है लेना, यानी कि पढ़ लिया। और इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त क्रिया। आपने पढ़ लिया में कौन सी क्रिया होगी? आपने पढ़ लिया में कौन सी क्रिया होगी? तो संयुक्त क्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है में कौन सी क्रिया है? तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें सामान्य क्रिया है। सामान्य क्रिया है, इसमें कोई बात ही नहीं है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, सामान्य क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम पढ़ रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम पढ़ रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहायक क्रिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा सहायक क्रिया। हम पढ़ रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहायक क्रिया। हम पढ़ रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं, ये सहायक क्रिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुख्य क्रिया की सहायता, देखिए मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना। मुख्य क्रिया की क्या है? पढ़ना। और रहे हैं क्या है? यह मुख्य क्रिया करने वाली क्रिया होती है, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया होती है। जैसे पढ़ना क्या हो गया? मुख्य क्रिया। पढ़ना तो मुख्य क्रिया हो गया। और रहे हैं, यह मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया है। मुख्य क्रिया की कैसी क्रिया है? सहायक क्रिया। किसकी सहायक है? मुख्य क्रिया की सहायक है। किसकी सहायक है? मुख्य क्रिया की सहायक है, तो यह सहायक क्रिया हो जाएगा। पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने लड़ाई लड़ी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सजाती क्रिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा सजाती क्रिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा सजाती क्रिया। क्यों? देखिए, यहाँ समान जात की क्रिया है, यहाँ समान जात की क्रिया। लड़ाई यानी कि लड़ना, लड़ी, दोनों। लड़ाई भी मतलब होता है लड़ना, और लड़ी मतलब भी होता है लड़ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सजाती क्रिया। एक जैसी क्रिया है ना, लड़ाई और लड़ना, लड़ाई लड़ी। सजाती क्रिया एक समान जात की क्रिया होती है। देखिए, लड़ाई यानी कि लड़ना, और लड़ी माने भी लड़ना होता है, समान क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी? मोड़ना। इसका सकर्मक क्रिया हो जाएगा मोड़ना। यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसका सकर्मक क्रिया हो जाएगा मोड़ना। देखिए दोस्तों, मुड़वाना क्या हो जाएगा? मुड़वाना आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि आप मुड़वा रहे हैं, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। मोड़ क्या होता है? मोड़ ये तो संज्ञा है, ये तो संज्ञा है। और मुड़ जाना क्या है? मुड़ जाना, मुड़ जाना ये क्या है? ये विशेषण है कि ये इसकी विशेषता बता रही है कि मुड़ जाता है, मुड़ जाना। अब मुड़वाना प्रेरणार्थक हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो मोड़ना सकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथियाना, चिकनाना, चिकनाना, हथियाना और चिकनाना। दोस्तों, हथियाना एवं चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो यह हथियाना एवं चिकनाना किस प्रकार की क्रिया? तो इसका सही उत्तर है नाम धातु क्रिया। इसका सही उत्तर क्या है? नाम धातु क्रिया। इसका सही उत्तर है नाम धातु क्रिया होता है। नाम धातु क्रिया क्या होती है? नाम धातु क्रिया या तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। सर्वनाम विशेषण में जब हम प्रत्यय जोड़ देते हैं, प्रत्यय जोड़ देते हैं तो नाम धातु क्रिया बन जाती है। तो कैसी क्रिया बन जाती है? नाम धातु क्रिया बन जाती है। जैसे हाथ से, यानी कि हाथ में हम आना क्रिया जोड़ देते हैं, आना जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? हथियाना। तो हथियाना। जैसे ये क्या है? ये संज्ञा है, हाथ से संज्ञा है, हाथ से क्या है? संज्ञा है। इसमें आना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हथियाना हो जाएगा। इसी प्रकार से चिकना, चिकना में चिकना, चिकना क्या है? विशेषण है। इसमें आना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? चिकनाना। तो क्या हो जाएगी? ये सब नाम धातु क्रिया बन जाएगी, नाम धातु क्रिया बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये बस इतना ही आज है प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों एक और जान लेते हैं, एक नाम धातु जान लीजिए, इसी के साथ आप कृदंत क्रिया भी जान लीजिए। कृदंत क्रिया एक और जान लीजिए, कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया वो क्रिया होती हैं, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया वो क्रिया होती है जो धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से बनती हैं। जैसे चल क्या है? धातु है, उसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा चलना। तो चलना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। और किस प्रकार की क्रिया हो जाएगा? तो यह कृदंत क्रिया हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज बस इतना ही रहने देते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं इस पर हम लोगों ने वर्णन किया और सभी का एक एक उदाहरण लेके समझाए हैं। थैंक यू।